हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज लेक्चर नंबर 10। तो आज है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 10। तो लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 में हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 9 में हमने हाइब्रिडाइजेशन को ख़त्म कर दिया था। हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था एस्टिमेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, और तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ sigma bonds present on central atom प्लस टोटल लोन पेयर ऑन दी सेंट्रल एटम। इस तरीके से दोनों का सम जो मिलता था वो अपना स्टेरिक नंबर था। तो स्टेरिक नंबर 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, वैसे ही चलता रहता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। तो ऐसे CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और 0 लोन पेयर रहेंगे। तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराए थे। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ गया होगा और किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो अच्छे से पता चल गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से ही कॉन्सेप्ट मिलता जुलता एक टॉपिक है, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। तो आज हम समझेंगे ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है, ज्योमेट्री क्या होता है, शेप क्या होता है, वो हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्सन थ्योरी। बहुत काम का थ्योरी है। अब ये VSEPR थ्योरी आया ही क्यों और होता क्या है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं वो सब देखेंगे। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ VSEPR थ्योरी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं? लेक्चर्स टॉपिक्स हम देखेंगे सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, जियोमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे VSEPR थ्योरी, VSEPR दैट इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये देखेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे, ताकि अच्छे से अपने को ये समझ जाए। तो एग्जांपल्स ऑन VSEPR थियरी। तो आज के लेक्चर में हम इतने सारे टॉपिक्स देखेंगे। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद VSEPR थ्योरी, फिर एग्जांपल्स ऑन VSEPR थ्योरी। तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझे तो वीडियो को प्लेबैक करके अच्छे टॉपिक समझते चलना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। तो sp के लिए मैंने आपको क्या बताया था? ज्योमेट्री लीनियर, राइट। फिर sp2 के लिए मैंने क्या बताया था? ट्रायगोनल प्लेनर।
यही होता है प्लेनर। फिर sp3 का ज्योमेट्री क्या था, sp3 क्या था, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो अब जो ये तीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, तीन ज्योमेट्री बोल सकते हैं, लीनियर, ट्रायंगल, प्लेनर और टेट्राहेड्रल, ये सब हाईली सिमेट्रिकल होते हैं। ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सब क्या होते हैं, हाईली सिमेट्रिकल। इसको हम बोलते हैं हाईली सिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या है, हाईली सिमेट्रिकल। हाईली सिमेट्रिकल का मतलब है कि यहाँ जितने भी पोजीशन है सब सेम रहेंगे। जैसे लीनियर है, लीनियर के केस में तो सीधा रहता है, तो उसको छोड़ो। जैसे ट्रायगोनल प्लेनर है तो यहाँ पे कैसा होता था, एक इस तरीके से बनाता था मैं, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ बी और ये बी। तो यहाँ पे जितने भी पोजीशन है ये लोब के, वो क्या है, सिमिलर है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं एवरी पोजीशन इज सिमिलर। ऐसा बोल सकते हैं। हाईली सिमेट्रिकल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं एवरी पोजीशन इज सिमिलर। जितने भी पोजीशन है यहाँ पे सब सिमिलर रहते हैं आपस में, इसलिए ये sp2 sp3 डेट इज लीनियर, ट्रायंगल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ये सब हाईली सिमेट्रिकल होते हैं। अब इसके बाद जो क्या आएगा, इसके बाद sp3 के बाद क्या होगा, sp3d1, ये होता है हाईली अनसिमेट्रिकल। फिर उसके बाद हाईली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन केस में अभी तक के लिए sp3d1 ये हाईली अनसिमेट्रिकल माना जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, तो इसके बाद क्या होगा, sp3d1 यही होगा। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ज्योमेट्री जो होता है वो क्या होता है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ट्रायगोनल बायपिरामिडल मतलब एक ट्रायंगल के ऊपर दो पिरामिड, बाय पिरामिडल, यही मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ट्रायंगल बायपिरामिडल ये क्या होता है, हाईली अनसिमेट्रिकल होता है। ये क्या होता है, हाईली अनसिमेट्रिकल। अब मैं ऐसा बोल ही क्यों रहा हूँ, हाईली अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अनसिमेट्रिकल, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो जितने भी पोजीशंस होते हैं यहाँ पे लोब के, वो सब अलग अलग होते हैं। किस तरीके से, एक रहेगा ऊपर और एक रहेगा इक्वेटर पे, मतलब एक रहेगा इक्वेटर पे, एक रहेगा परपेंडिकुलर। ट्रायंगल बायपिरामिडल होता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल बायपिरामिडल में यहाँ पे अगर देखा जाए ऑर्बिटल के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो sp3d1 है, तो sp3d1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक s होगा प्लस p3 है। तो p में किस तरीके से ऑर्बिटल्स होते हैं, p में एक होता है px, दूसरा होता है py, तीसरा होता है pz। तो यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल्स है, तो एक होगा px, एक होगा py, एक होगा pz, राइट। फिर इसके बाद क्या है, d1 है, तो d कहाँ गया, हाँ d1 है, तो d1 में बहुत सारे रहते हैं, मतलब d तो 5 होता है। एक होता है dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये होते हैं 5 होते हैं। तब यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बॉन्ड के कारण यहाँ पे sp3d1 के केस में होता है dz स्क्वायर। अब ये ऐसा होता है, देखा गया है dz स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, spx py। अब ये तीनों को हम ऐसा बोल सकते हैं sp2, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये है sp2, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। एक s 2p, तो इसको मैं बोलता है sp2। अब sp2 बोला तो इसका मतलब इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्रायंगल प्लेनर होगा। यहाँ पे क्या लिखा हूँ, sp2 ट्रायंगल प्लेनर, तो इसका ज्योमेट्री होगा ट्रायंगल प्लेनर होगा। मतलब जैसे अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्लियर होगा आपको। ये sp2 हुआ, फिर बचा क्या, pz प्लस dz स्क्वायर। अब ये pz और dz स्क्वायर ये परपेंडिकुलर अरेंज हो रहते हैं। जैसे 3 एक्सिस होता है, एक x, y और z, तो x कैसा रहता है इस तरीके से, ये है y, ये है x और ये है z। तो z ये दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बॉन्ड। तो ये दो क्या है, pz प्लस dz स्क्वायर,
इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बॉन्ड, या फिर अभी मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, ये है परपेंडिकुलर बॉन्ड, ये है परपेंडिकुलर बॉन्ड, इसको ऐसा बोला जाता है। तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल किस तरीके से बना हुआ है, sp2, sp2 का मतलब ट्रायगोनल प्लेनर प्लस परपेंडिकुलर बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ऐसा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे पहले तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, बायपिरामिडल किस तरीके से फॉर्म हुआ है ये अपना, एक तो इसमें क्या है sp2 मतलब ट्रायगोनल प्लेनर है प्लस दो परपेंडिकुलर बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायगोनल प्लेनर प्लस यहाँ पे क्या है दो परपेंडिकुलर बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। अब आपको मैं बताऊंगा परपेंडिकुलर बॉन्ड किस तरीके से अरेंज होते हैं, तो आप बस देखते चलो। परपेंडिकुलर बॉन्ड, ट्रायगोनल प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d1, यही होता है। परपेंडिकुलर कौन कौन से, pz प्लस dz स्क्वायर, ये वाले। तो अभी तक हमने क्या देखा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तीन होते हैं, बेसिकली तीन होते हैं, इसके बाद भी होते हैं लेकिन अपने को काम नहीं है। तो लीनियर, ट्रायगोनल, प्लेनर और टेट्राहेड्रल, ये क्या होता है हाईली सिमेट्रिकल होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जितने भी पोजीशंस होते हैं वो सब बहुत आपस में मैच खाते हैं, इसलिए। फिर उसके बाद sp3d1, ये एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हाईली अनसिमेट्रिकल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हाईली अनसिमेट्रिकल। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके कारण जो sp3d1 है उसमें क्या होता है, एक s होता है, p3 है मतलब एक ps होगा, एक py होगा, एक pz होगा, राइट। इसके बाद d1 है मतलब dz स्क्वायर होगा, परफेक्ट। फिर उसके बाद s px py, ये तो पता है, एक s दो p, मतलब इसको हम बोल सकते हैं sp2। अब sp2 का मतलब आप समझते क्या, उसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर। फिर उसके बाद बचा क्या, pz प्लस dz स्क्वायर। अब z क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये दो बॉन्ड है, यहाँ तो क्या सब बॉन्ड ही बन रहा है ना, क्या हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही। तो ये दो को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बॉन्ड। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल किस तरीके से बना है, एक तो ट्रायगोनल प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन से प्लस परपेंडिकुलर बॉन्ड डेट इज pz प्लस dz स्क्वायर से। तो आई होप आपको इतना भी क्लियर होगा। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे और इस टॉपिक में क्लियरिटी अपने को मिले। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब मैं वो डायग्राम बनाता हूँ। तो sp3d1 का स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया था प्रीवियस लेक्चर में, बीच में मैंने बोला था a, फिर उसके बाद b, फिर ऐसे बनाया था इस तरीके से, एक b यहाँ पे, दूसरा b यहाँ पे, फिर ऊपर एक b बनाया था और एक नीचे बनाया था इस तरीके से। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि और समझे अच्छे से। ये बी और ये बी, तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था। तो इसको मैं जॉइंट कर देता हूँ। अब देखो ये एक ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा sp2 मतलब ट्रायगोनल प्लेनर और दो परपेंडिकुलर बॉन्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। तो यहाँ का इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दो परपेंडिकुलर बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो मैं आपको बार बार वहाँ पे परपेंडिकुलर बॉन्ड बोल रहा था, कौन सा, pz प्लस dz स्क्वायर। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक नीचे और एक ऊपर। तो ये क्या है अपना परपेंडिकुलर बॉन्ड। तो परपेंडिकुलर बॉन्ड कौन कौन से, एक है px, और बाटल भी लिख देता हूँ, एक है px नहीं pz प्लस dz स्क्वायर।
फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देख के क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या है sp2 है और यहाँ क्या है pz प्लस dz स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको देख के क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा, यहाँ पे s और p का कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बॉन्ड में क्या है p है, तो यहाँ पे मोर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम pz प्लस dz स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे p का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है, जो यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर जो बॉन्ड है, इसको थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, जहाँ पे आपको जो परपेंडिकुलर बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मोर कंट्रीब्यूशन फ्यूशन किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, पी का ज़्यादा है फ्रॉम pz प्लस dz स्क्वायर, pz प्लस dz स्क्वायर, ऐसा ही है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये इसके पास मोर परसेंट पी कैरेक्टर है, मतलब इसके पास पी कैरेक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसके जस्ट नीचे लिखता हूँ, इसका मतलब इट हैज़ मोर परसेंट पी कैरेक्टर, मोर परसेंट पी कैरेक्टर। आप इसको स्किप मत करना, अभी आपको काम आएगा ये सब, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। मोर परसेंट पी कैरेक्टर, इट हैज़ मोर परसेंट पी कैरेक्टर, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसके पास पी कैरेक्टर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे है ऑर्बिटल कौन कौन से pz प्लस dz स्क्वायर, यहाँ पे कोई s का ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर s का ऑर्बिटल है नहीं तो यहाँ पे s कैरेक्टर कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या बचा, p बचा, d को इग्नोर कर सकते हैं हम, काम तो s और p का ही आएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है मेनली। तो यहाँ पे मोर परसेंट p कैरेक्टर ज़्यादा है किसके पास, परपेंडिकुलर बॉन्ड के पास। अब इसके बाद कौन सा बॉन्ड, इसके बाद क्या बचा, ट्रायगोनल प्लेनर। तो इसमें क्या है sp2 है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp2 है। तो sp2 है मतलब यहाँ पे s है, अगर s है तो यहाँ पे s का भी कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मोर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम s या फिर sp2 बोलो। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, पहले इसको जॉइंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर बॉन्ड हो गया। अभी हम ट्रायगोनल प्लेनर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं मोर कंट्रीब्यूशन फ्यूशन फ्रॉम, कहाँ से है, फ्रॉम sp2, एट sp2 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं इट हैज़ मोर परसेंटेज पी कैरेक्टर, इसके पास पी कैरेक्टर ज़्यादा है, इसके पास एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इट हैज़ मोर परसेंट एस कैरेक्टर। आई होप आपको समझ रहा होगा एस कैरेक्टर। तो यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, नहीं तो अब समझने दिक्कत होगा। तो मैंने अभी तो आपको क्या बताया, जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है उसके पास इट हैज़ मोर परसेंट पी कैरेक्टर, जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है उसके पास पी कैरेक्टर ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इसके ऑर्बिटल्स है एक pz प्लस एक dz स्क्वायर है, यानी इसके पास p है, s नहीं है, s नहीं है, इसका मतलब इसके पास p कैरेक्टर ज़्यादा होगा, राइट। फिर उसके बाद ये परपेंडिकुलर बॉन्ड तो हो गया, फिर क्या बचा, ये स्ट्रक्चर कैसा, ट्रायगोनल प्लेनर। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है मतलब इसके पास s कैरेक्टर है, अगर s कैरेक्टर है तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं इट हैज़ मोर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम sp2, राइट। फिर इसके पास s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, अगर इसके पास s प्रेजेंट है तो इसके पास s कैरेक्टर ज़्यादा होगा ही। तो अब से आप याद रखना कि परपेंडिकुलर बॉन्ड p कैरेक्टर इनके पास ज़्यादा होता है, और जो इसके बाद जो बॉन्ड बचे उसके पास एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अब देखो एक जो परपेंडिकुलर बॉन्ड है और इसके बाद क्या है ट्रायगोनल
प्लेनर, इसके पास ही जो बॉन्ड है। अब ये सब दोनों को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। अब क्या नाम देते हैं इसके बाद अभी मैं इसको इरेज करके बताता हूँ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझो, कंपाउंड ले लेते हैं हम PCl5। PCl5 का स्ट्रक्चर किस तरीके से, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा अब बताओ। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, कितने लोन पेयर है, कितने सिग्मा बॉन्ड से। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फास्फोरस के पास वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 5 बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाता है, यानी इसके यहाँ पे टोटल 5 बॉन्ड खर्च हो चुके हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे 0 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। आई होप आपको समझा होगा। तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स और प्लस 0 लोन पेयर, इसका मतलब इसका स्टेरिक नंबर हो गया 5, विच इज इक्वल टू जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 5। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d1। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे सब बोल सकते हैं ये हाईली अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने PCl5 का एग्जांपल लिया। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से। तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल जियोमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल आपको याद ना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। SP बोलूँ तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री लीनियर। तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल इसका ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, P, और क्लोरीन क्या है, अटैच्ड एटम। तो P को हम बीच में रखेंगे। फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं किस तरीके से, ऐसे, और 2 परपेंडिकुलर बॉन्ड, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, एक यहाँ हो जाएगा और एक इधर, इस तरीके से। तो इसको मैं जॉइंट करता हूँ। अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर बॉन्ड और एक दूसरा बॉन्ड दिख रहा है। तो पहले ये क्या है, sp2 और ये क्या है, pz प्लस dz स्क्वायर। इतना तो अभी आपको पता चल ही गया होगा क्या क्या है। फिर अब यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर बॉन्ड है, 2 परपेंडिकुलर जो बॉन्ड है उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। अब इसका नाम रखा गया एक्सियल बॉन्ड। तो इसको हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद बचा क्या, एक ये वाला बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड या इक्वाटोरियल बॉन्ड। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एकदम फ्लैट रहता है, एकदम सीधा रहता है प्लेन के। तो इसको हम बोलते हैं, कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल, जैसे इक्वेटर होता है ना, इस तरीके से इक्वाटोरियल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, क्योंकि ये फ्लैट प्लेन पे रहता है। और इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड अब क्या होगा, परपेंडिकुलर बॉन्ड ऑन sp3d1, इट इज कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड। और उसके बाद जो बॉन्ड ट्रायगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो अब ऐसा देखा गया है कि जो एक्सियल बॉन्ड होता है, जो ये एक्सियल बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा, जो एक्सियल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू किसके, इक्वाटोरियल बॉन्ड से। अब ऐसा होता क्यों है, डेट इज, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, वाई बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर टू बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वाटोरियल बॉन्ड। अब ऐसा सोचो क्यों होता है। तो अब यहाँ पे सुनो, एक्सियल बॉन्ड के केस में क्या होता है, यहाँ पे इसके केस में क्या होता है, pz प्लस dz स्क्वायर होता है ऑर्बिटल। और इसके केस में, इक्वाटोरियल बॉन्ड के केस में sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन या फिर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे sp2 है, मतलब
यहाँ पे मोर कंट्रीब्यूशन किसका है, एस का, यहाँ पे मोर कंट्रीब्यूशन पी का है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इफ अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा हुआ, इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होते रहेगा। जैसे एस कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से एक ड्राइंग बनाया था ना, यहाँ पे प्योर पी रखा था, उसके बाद ऐसा, फिर ऐसा, फिर एक ऐसा, ऐसा। तो जिसके पास पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ लंबा होगा, जिसके पास एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो इसके पास क्या होता है, बॉन्ड एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो एस कैरेक्टर ज़्यादा मतलब इसका बॉन्ड लेंथ कम रहेगा और इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, नोट करके लिख सकते हो आप। बॉन्ड लेंथ मैंने आपको समझा दिया वाई, तो आपको समझ ही गया होगा। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर, एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर टू बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो मैंने क्या लिखा, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, इज ग्रेटर टू बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो ये भी आपको अभी काम आएगा। अब इसके बाद देखो, अगर किसी स्ट्रक्चर में लोन पेयर प्रेजेंट है या फिर मल्टीपल बॉन्ड है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दो प्रेजेंट है, तो कौन कैसे आएगा, कौन एक्सियल बॉन्ड पे आएगा, कौन इक्वाटोरियल बॉन्ड पे आएगा। अब इसको हम कैसे डिसाइड करें, तो अब वो देखते हैं। तब तक आई होप आपको ये समझा होगा क्या, कि जो परपेंडिकुलर बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, दूसरा जो इस तरीके से बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। और ये भी याद रखना है, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर टू दी बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो आई होप आपको समझा होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, वो देखते हैं। अब सुनो, जो लोन पेयर होते हैं और मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो परसेंटेज एस लविंग होते हैं। लोन पे मैंने क्या बोला, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड इज अ परसेंटेज एस लविंग एंड आल्सो इक्वाटोरियल बॉन्ड इज अ परसेंटेज एस लविंग। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, जो लोन पेयर है और मल्टीपल बॉन्ड है वो हमेशा इक्वाटोरियल पोजिशन पे जाएंगे। मैंने क्या बोला, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड इज अ परसेंटेज एस लविंग, राइट। और जो इक्वाटोरियल बॉन्ड होता है वही परसेंटेज एस लविंग होता है, अभी मैंने बताया। तो जब लोन पेयर एक्स्ट्रा हो जाए, बॉन्ड पेयर भी हो जाए, तो वो कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। दे विल ऑक्यूपाई इक्वाटोरियल पोजीशन। तो मैंने क्या बोला, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर is percentage as loving, is percentage as loving, and we know that, and we know हम क्या जानते हैं, इक्वाटोरियल बॉन्ड is also percentage as loving, is also percentage as loving। therefore हम ऐसा बोल सकते हैं, therefore we can say क्या बोल सकते हैं कि जो लोन पेयर है एंड बॉन्ड पेयर है, या फिर बॉन्ड पेयर को हटा के यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड लिखो तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड इज अ परसेंटेज एज लविंग एंड वी नोट क्या, इक्वाटोरियल बॉन्ड इज आल्सो परसेंटेज एज लविंग। देयरफॉर वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं कि लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड
ऑलवेज ऑक्यूपाई कौन सा पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। ऑलवेज, यहाँ लिखता हूँ, ऑलवेज ऑक्यूपाइज इक्वाटोरियल पोजीशन, ऑलवेज ऑक्यूपाइज इक्वाटोरियल पोजीशन, हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इक्वाटोरियल पोजीशन। क्या कहा मैंने? लोन पेयर एंड मल्टीपल bond is a percentage s loving and equatorial bond is also percentage s loving, therefore हमेशा लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड इक्वाटोरियल पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करेंगे। अभी मैं एग्जांपल दूंगा इसके बाद, तब तक इसके बाद ये हुआ लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ, अगर किसी कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए, तब उसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो परसेंटेज पी लविंग होते हैं, और अपने को यह भी पता है कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो भी परसेंटेज पी लविंग होते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरीके से स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज परसेंटेज पी लविंग, राइट, एंड वी नो axial bond is also percentage p loving, therefore we can say that electronegative atom always occupies कौन सा पोजीशन? एक्सियल पोजीशन। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is percentage p loving and we know हम क्या जानते हैं कि जो एक्सियल बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड is also percentage p loving, therefore ऐसा बोल सकते हैं हम, therefore ऐसा बोल सकते हैं, therefore we say जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमेशा एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाइज, हमेशा ऑक्यूपाइज क्या करेगा? एक्सियल पोजीशन। तो ये जो 2 मैंने स्टेटमेंट आपको लिखा बहुत काम का, अभी आपको मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। एक्सियल पोजीशन, तो इसको मैं भी हाईलाइट करता हूँ। तो मैंने अभी क्या लिखाया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अ परसेंटेज पी लविंग एंड वी नो दैट एक्सियल बॉन्ड इज आल्सो परसेंटेज पी लविंग, सो देयरफॉर वी कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑलवेज ऑक्यूपाइज एक्सियल पोजीशन। तो आपको यहाँ पे बस 2 बातें याद रखना है कि लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। बात खत्म, बस इतना याद रखो। अब इतने बड़े स्टेटमेंट को आप बस लिखने में लिख सकते हो, बस याद आपको बस 2 बातें याद रखना है। अब यहाँ पे जो एक्सियल बॉन्ड है और इक्वाटोरियल बॉन्ड है, ये सिर्फ sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन के लिए डिफाइंड होता है, क्योंकि ये हाईली अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसलिए। तो सिर्फ sp3d1 के लिए एक्सियल बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड? इक्वाटोरियल बॉन्ड डिफाइन होता है, और सबके लिए नहीं होता। तो आपको ये भी पता होना चाहिए था। फिर इसके बाद एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से लोन पेयर हुआ तो इक्वाटोरियल पोजीशन पे जाएगा, किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ तो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पहले मैं डिवीजन कर देता हूँ। तो एग्जांपल पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे PCl3 का, PCl3F2 का। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और समझते हैं इसमें होता क्या है। इसमें जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो काम आएगा। तो PCl3F2 किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा? तो पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन
तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, स्टेरिक नंबर प्लस स्टेरिक नंबर से। तो स्टेरिक नंबर के लिए क्या करना होता है अपने को, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स पता करना होता है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है और ये दोनों एक एक बॉन्ड बनाते हैं, यानी यहाँ पे 5 बॉन्ड बना होगा। जो भी बॉन्ड बना होगा सिग्मा बॉन्ड हुआ बना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन दोनों एक एक बॉन्ड बनाते हैं। जब एक बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d1। तो ये sp3d1 वाला केस है, तो ये बहुत हाईली अनसिमेट्रिकल है, ये तो अपने को पता ही है। अब देखो यहाँ पे जो हमने पढ़ा वो काम आएगा। अब ये बताओ क्लोरीन और फ्लोरीन है तो कौन कौन सा पोजीशन कौन ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कौन एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, कौन ये इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे अपने को देखना होगा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन, सबको पता होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस फ्लोरीन is more electronegative therefore it will occupy कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ये एक्सियल पोजीशन। अभी मैं बता ना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब यहाँ पे 2 आ गया तो कंपेरिजन हो गया, तो यहाँ पे मोस्ट होगा। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो एक्सियल पोजीशन ही ऑक्यूपाई करता है, इट विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाना आसान हो गया, अपने को ये पता चल गया कि जो फ्लोरीन है वो एक्सियल पोजीशन पे जाने वाला है। तो अब इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, पी, तो पी को मैंने बनाया सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाता है अपना पी, तो पता ही है 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से। तो यहाँ पे फ्लोरीन कहाँ जाएगा, एक्सियल पे, एक एफ और दूसरा एफ। फिर बचा क्या अपना क्लोरीन, तो क्लोरीन इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे, तो इस तरीके से अपने को ये पता चला कि फ्लोरीन और क्लोरीन किस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तो फ्लोरीन हमेशा एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं मोस्ट, वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया था। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपने को लोन पेयर का काम हो, उसको वहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ SF4 का एग्जाम्पल। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ SF4 का। तो SF4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो यही होने वाला है, तो भी निकाल लेते हैं एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर निकालना होता है, टोटल लोन पेयर प्लस टोटल सिग्मा बॉन्ड्स। एस के पास कैपेसिटी होता है 6 बॉन्ड बनाने का, फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाता है, 4 फ्लोरीन है, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड हो रहेंगे और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 2, हाँ। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है और 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर हुआ 5 स्टेरिक नंबर मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d1। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d1। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, वैसे 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, 1 लोन पेयर। अब लोन पेयर आ गया, अब लोन पेयर किस पोजीशन में हम रखेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था लोन पेयर को हम कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इसके जैसे यहाँ भी हम लिख सकते हैं सिंस लोन पेयर इज प्रेजेंट it will go at कौन से पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बोला था जहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही जाते हैं ऑलवेज। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पे एस को रखो बीच में। उसके बाद एस 6 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे 4 ही बॉन्ड बनाए, तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 4 हो गया। अब एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर कुछ ऐसा दिखा सकते हैं,
1 2 और लोन पेयर सब बनाते हैं तो एक इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है ये क्या है, अपना लोन पेयर। तो अभी से आप जब भी लोन पेयर बनाओगे तो इस तरीके से बनाना। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन, एक यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, एक ये चौथा फ्लोरीन। तो ये अपना स्ट्रक्चर हो गया SF4 का। तो आपको ये याद रखना है SF4 में जो लोन पेयर एक मिल रहा है वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल ले लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे और दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो PCl5F2 और SF4 ये दोनों एग्जांपल से आपको आई होप समझ ही गया होगा। तो इतने टाइम के बाद अब स्टार्ट करते हैं हम ज्योमेट्री एंड शेप। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। समझते हैं ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या आता है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब वो हम देखते हैं। यहाँ पे लोन पेयर लिखना था तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री एंड शेप में डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होते हैं। कभी कभी क्या होता है ज्योमेट्री शेप की इक्वल हो जाता है, वो कब होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन आता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है। तो आप ज्योमेट्री क्या होता है, शेप क्या होता है अच्छे से समझते हैं। अब हम ज्योमेट्री को 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं शेप को समझने के लिए। तो ज्योमेट्री जो होता है वो एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और एक दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। हम ज्योमेट्री को 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, इससे ही अपने को पता चलेगा शेप क्या होता है। तो ज्योमेट्री 2 टाइप्स में क्लासीफाई है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। आपको नाम देख के ही पता चल गया होगा, इसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे बात की जाती है। तो एक दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है उसको अपन बोलते हैं शेप, तो इसको हम बोलते हैं शेप। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका कारण है, अभी मैं लिखता हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शेप। तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होते हैं। शेप किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में। अब आप पूछोगे ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है और ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है। अब देखो जो ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होता है इसको हम बोल सकते हैं ये अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का इन 3D में। 3D मतलब स्पेस में। 3D में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो अपने को बताता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स इन 3D स्पेस। यहाँ 3D में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स अरेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन 3D स्पेस। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज है 3D में, वो होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अब दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, आल्सो कॉल्ड एज शेप। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को हम बोलते हैं शेप। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ किसका, अभी मैं बताता हूँ। अरेंजमेंट ऑफ किसका, एटम्स का। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यहाँ पे एटम्स आ जाएंगे इन 3D। यहाँ लिख सकते हैं 3D स्पेस। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। यहाँ एटम्स दूसरे कलर से लिखता हूँ। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स
इन 3D स्पेस इट इज कॉल्ड एज मोलिकुलर ज्योमेट्री। यानी अगर यहाँ पे मैं सिंपल सा बोलूँ तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में हम सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखें, उसके कारण जो स्ट्रक्चर दिखेगा अपने को वो हो जाएगा ज्योमेट्री। सिंपल सा मतलब यही है। और जब किसी मॉलिक्यूल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हटा दूँ, इसके बाद स्ट्रक्चर को देखूँ, तो जो स्ट्रक्चर अपने को दिखेगा वो हो जाएगा शेप। कहने का मतलब तात्पर्य क्या है? तो कहने का मतलब है जैसे नाइट्रोजन लिया, तो नाइट्रोजन का मान लो ये सब क्या है? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे मैं ये सब क्या है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रक्चर को देखूँ तो जो स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा ये हो जाएगा ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आल्सो कॉल्ड एज ज्योमेट्री, मोलिकुलर ज्योमेट्री आल्सो कॉल्ड एज शेप। ठीक है, तो ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो ऐसा लिख सकते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स शोज व्हाट? ज्योमेट्री। ये इलेक्ट्रॉन्स ही अपने को ज्योमेट्री शो करेंगे, ज्योमेट्री। तो किसी भी कंपाउंड का ज्योमेट्री शेप से अलग होता है जनरली, एक्सेप्शन हो सकता है, मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद क्या? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में ये क्या है? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, इसको हटा दूं, इसके बाद वो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को मैं ऑब्जर्व करूं, तो जो अपने को स्ट्रक्चर दिखेगा वो हो जाएगा शेप। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का ले सकता हूँ मैं एग्जाम्पल। ऑक्सीजन में ये क्या है? 2 4 6 रहते हैं वैलेंस सेल। अब इसमें से मैं ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को हटा रहा हूँ, इसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर होगा यही हो जाएगा इसका शेप। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट शोज व्हाट? शेप। ये अपने को शेप बता रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को हटा दूं, इसके बाद अगर उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखूं तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगा शेप। तो ज्योमेट्री दो तरीके से मैंने क्लासिफाई किया, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, दूसरा होता है मोलिकुलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब ही होता है सिंपल में ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स इन 3D स्पेस। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स अरेंज है 3D में मॉलिक्यूल्स एटम के अराउंड, वो हो जाएगा ज्योमेट्री। यानी जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पेयर को देखिए, उसके कारण जो अपने को स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा ज्योमेट्री। अगेन इसके बाद हम बोल सकते हैं मोलिकुलर ज्योमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस। किस तरीके से एटम्स अरेंज है, मतलब सिंपल बोल सके, अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हटा दूं, उसके बाद उस एटम को देखूं तो उसका जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से दिखेगा वो होगा अपना शेप। तो किसी का ज्योमेट्री होता है ट्रायंगुलर, प्लेनर, किसी का लीनियर, किसी का टेट्राहेड्रल, ऐसे ज्योमेट्री अलग अलग होता है। उसी तरीके से शेप भी अलग होता है। किसी का शेप होता है बेंट शेप, किसी का शेप रहेगा टी शेप, किसी का रहेगा सीसो शेप। तो यहाँ पे इसी कारण VSEPR थ्योरी आया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री एंड शेप में क्या क्या डिफरेंस होता है, से चेंज होता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री कि कितने टाइप्स, या फिर ऐसा बोल सकते हैं शेप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब पता लगाने के लिए एक थ्योरी आया जिसको हम बोलते हैं VSEPR थ्योरी, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मैंने क्या बोला अभी? ज्योमेट्री एंड शेप में क्या डिफरेंस होता है, ज्योमेट्री एंड शेप में क्या क्या डिफरेंस होता है, फिर शेप कब कब चेंज होता है, शेप कितने टाइप्स के होते हैं, और किसी मॉलिक्यूल्स का शेप हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक थ्योरी आया। उस थ्योरी को हम बोलते हैं VSEPR थ्योरी, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नाम से ही आपको पता चलता है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के पेयर के कारण जो थ्योरी मिला उसको हम बोले VSEPR थ्योरी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर फाइंडिंग शेप, यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ फॉर फाइंडिंग शेप, फॉर फाइंडिंग शेप, शेप को फाइंडिंग करने के लिए VSEPR थ्योरी आया। VSEPR थ्योरी कैम, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो अब हम फटाक से समझते हैं VSEPR थ्योरी है क्या, उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे।
तो आई होप आपको ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस पता चला होगा। ज्योमेट्री इज नथिंग बट दी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स एंड दी शेप इज दी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बस आपको इतना याद रखना है। तो अब ये शेप कैसे कैसे चेंज होगा, शेप कितने टाइप्स के होते हैं, इसके लिए एक थ्योरी है, इसको हम बोलते हैं VSEPR थ्योरी। आप वो देखते हैं, इसके आएगा टॉपिक। तो मैं इसको इरेज करता हूँ अभी। तो अभी हम देखेंगे VSEPR थियरी VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया ना अभी कि ये जानना जरूरी है कि ये थ्योरी आया ही क्यों था। अभी तो वो हम लोग देख लेंगे कि ये होता क्या है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए ना कि आया क्यों, मतलब आया कैसे, इसका एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, ये कैसे आया, इसका काम क्या था। तो मैंने आपको बोला कि अपने को शेप पता करना है, किसी मॉलिक्यूल का शेप जानने के लिए ये थ्योरी आया था। ये थ्योरी अपने को किसी भी मॉलिक्यूल का शेप पता करने में हेल्प कर सकता है। अब कैसे हेल्प करेगा वो तो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो VSEPR थ्योरी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत लोगों को पता ही होगा। V फॉर वैलेंस, S मतलब सेल, E मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, P पेयर, रिपल्सन R वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। तो इसका पूरा ये नाम है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। तो यहाँ पे ये VSEPR इस तरीके से ना VSEPR थ्योरी। तो अब इसका एक स्टेटमेंट है। अब ये क्या बोलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वैलेंस सेल, मतलब सिंपल सा मैं बोलूँ ऐसा कि किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। किसी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, किसके, सेंट्रल एटम के। तो VSEPR थ्योरी ने अपना पहला स्टेटमेंट क्या बोला था, वो मैं स्टेटमेंट अभी यहाँ पे लिखता हूँ। तो इट स्टेट्स, इसने कहा था कि द ज्योमेट्री एंड शेप, द ज्योमेट्री and shape of the molecules depends on the number of electrons, in valence cell of central एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज्योमेट्री और शेप के लिए, सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि ये तो हाईलाइट हो सके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल ही डिसाइड करेंगे ज्योमेट्री एंड शेप को। इस थ्योरी का कहना यही था कि कभी भी ज्योमेट्री और शेप सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल ही डिसाइड करते हैं। तो आपको पहला ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए क्या, द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल एटम। यानी सिंपल सा मैं बोल सकूं कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स किसके, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करेंगे ज्योमेट्री और शेप को। VSEPR थ्योरी ने ये कहा था। अब देखो जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स होते हैं वो दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अब वो दो तरीका है क्या, तो वो अभी हम देखेंगे। इसके पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ। VSEPR थ्योरी यहाँ पे लिख सकते हैं, VSEPR थ्योरी used to predict
प्रेडिक्ट VSEPR थ्योरी यूज्ड टू प्रेडिक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं और फाइंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मैंने कहा था तो भी मैंने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑफ द मॉलिक्यूल। तो VSEPR थ्योरी अपने को यूज्ड करता है, मतलब अपने को यूज्ड होता है प्रेडिक्ट करने के लिए या फिर फाइंड करने के लिए, क्या, शेप, और वही शेप फाइंड करने के लिए, शेप ऑफ दी मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा वह VSEPR थ्योरी हेल्प करेगा पता लगाने के लिए। तो मैंने अभी क्या बोला था, सेंट्रल एटम पे दो तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम इन टू वेज, दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो बॉन्ड पेयर्स की तरीके से, एक बॉन्ड पेयर्स की तरीके से, दूसरा लोन पेयर की तरीके से, लोन पेयर्स के तरीके से। अब वो हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम इन टू वेज, दो तरीके से प्रेजेंट रह सकते हैं, एक है बॉन्ड पेयर्स, दूसरा है लोन पेयर। तो अभी तक आपको क्या पता चला, VSEPR थ्योरी क्यों आया और क्या होता है। अब ये थ्योरी क्यों आया, अपने को मॉलिक्यूल्स का शेप बताने के लिए ये थ्योरी आया था। क्या होता है ये थ्योरी, या फिर ये थ्योरी क्या बोला था, ये थ्योरी ने कहा था कि ज्योमेट्री और शेप होता है किसी मॉलिक्यूल का, वो डिपेंड करता है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, किसके, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ दी मॉलिक्यूल। इसका स्टेटमेंट था। फिर ये थ्योरी अपने को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है या फिर फाइंड करने में हेल्प करता है शेप को। इसके बाद ये तो पता ही है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अभी VSEPR थ्योरी चलेगा, तो इसके ऊपर हम पूरा इसका डीप कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो मैंने अभी क्या बोला कि सेंट्रल एटम जो होता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स होते हैं वो दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं, वो दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स। किस किस तरीके से, एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, एक तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाए। फिर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। दूसरा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो। तब देखो, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, राइट। तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। और जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर पार्टिसिपेट नहीं किए थे बॉन्डिंग में तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। लोन पेयर मतलब डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, लोन पेयर। अब जो ये बॉन्ड पेयर है वो दो एटम के बीच में शेयर्ड होता है, तभी तो ये बॉन्ड पेयर कहला रहा है। तो शेयर्ड बिटवीन, ऐसा लिख सकते हैं, शेयर्ड बिटवीन
टू एटम्स, दो एटम्स में ये क्या होता है, शेयर्ड होता है, तभी तो बॉन्ड बनाएगा। और जो अपना ये लोन पेयर है ये सिर्फ सेंट्रल एटम पे ही प्रेजेंट होता है, तो ये शेयर्ड नहीं होता। तो ये लिख सकते हैं ओनली प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, सिर्फ ये सेंट्रल एटम पे ही प्रेजेंट होता है। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, जो सेंट्रल एटम होता है उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स है वो दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं या दो तरीके से मिल सकते हैं। एक है बॉन्ड पेयर के तरीके से, दूसरा लोन पेयर के तरीके से। तो जब बॉन्ड पेयर के तरीके से अपने को मिले तो इसका मतलब है वो दो एटम्स के बीच में शेयर्ड हो रहे होंगे, और लोन पेयर का मतलब ओनली प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, सिर्फ सेंट्रल एटम पे ही प्रेजेंट रहेगा। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो अगर यहाँ पे दो पेयर लिया इलेक्ट्रॉन का, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन मान लो यहाँ पे दो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपल्सन करेंगे। तो ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपेल ईच अदर सिंस दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। आपको पता है ना, एक होता है पॉजिटिव एक नेगेटिव, मान लो एक है पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट एक नेगेटिव ये क्या करेगा, रिपेल। तो जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो होता है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो पेयर ऑफ या पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर, वो दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सिंस दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, वो दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल रहते हैं। उसके कारण वो क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, था काम का पॉइंट है। अब देखो, जब ये रिपल्सन क्रिएट करेंगे उसी कारण जो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जो लोन पेयर है या फिर बॉन्ड पेयर, कुछ भी बोलो, मतलब जो पेयर समझो, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर आपस में रिपल्सन करेंगे। अब ये रिपल्सन करेगा उसी कारण इसका जो ज्योमेट्री तो वो नहीं चेंज होगा, लेकिन जो शेप होगा वो तो चेंज हो जाएगा। तो शेप इसी के कारण चेंज होता है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर देखो उतना रिपल्सन नहीं करते, क्यों नहीं करते तो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन जो लोन पेयर होते हैं वो मैक्सिमम रिपल्सन करेंगे क्योंकि वो फ्री होते हैं ना। जो बॉन्ड पेयर है वो तो फ्री नहीं होता, बॉन्ड पेयर क्या होता है, दूसरे से बंधा होता है। अगर आप भी फ्री नहीं हो तो आप उतना रिपल्सन कर सकते हो क्या, जैसे बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर आपस में ऐसे बॉन्डिंग बनाए रहते हैं, तो ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे ही मूव करेंगे। लेकिन जो अपना लोन पेयर होता है वो किसी के साथ अटैचमेंट नहीं किया रहता है, तो वो फ्री होता है। तो फ्री होता है तो कहीं भी जा सकता है, फ्री होता है तो ऐसे भी जा सकता है या फिर इस तरीके से भी जा सकता है। लेकिन जो बॉन्ड पेयर है वो या फिर इस तरीके से मूव करेगा या फिर इस तरीके से। इसलिए जो रिपल्सन का जो ऑर्डर देखेंगे हम किसका, इसका लोन पेयर का, वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू बॉन्ड पेयर। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद ही, ठीक है। अब देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर है ये तो रिपल्सन करते हैं, ये अपने को पता चल गया। अब देखो, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर है ना, आपस में रिपल्सन तो करते हैं, लेकिन ये आपस में 3D में इस तरीके से अरेंज हुए रहते हैं कि जो इन लोग का रिपल्सन है वो मिनिमाइज हो सके। अगर रिपल्सन मिनिमाइज हुआ तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो दोनों के बीच में जो एंगल है मैक्सिमाइज हुआ होगा, दोनों के बीच में एंगल मैक्सिमाइज हुआ होगा, तभी तो मिनिमाइज हुआ रिपल्सन। अब रिपल्सन मिनिमाइज ही क्यों करना चाहते हैं, अगर रिपल्सन मिनिमाइज हुआ तो वहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन होगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स है वो 3D में इस तरीके से अरेंज हुए रहते हैं कि दोनों का जो रिपल्सन है वो मिनिमाइज हो सके। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर वही लिखता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स occupy such position in 3D which that minimize रिपल्सन, जो कि रिपल्सन को मिनिमाइज कर सके। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज हुए रहते हैं। बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज टू गेन स्टेबिलिटी, बिकॉज या फिर बिकॉज टू मेंटेन स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। टू मेंटेन स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्यूपाई होते हैं इस तरीके से 3D में कि दोनों के बीच में रिपल्सन क्या हो जाए, एकदम मिनिमाइज हो जाए। अब एग्जाम्पल अभी इतने टाइम से हम एग्जाम्पल नहीं लिए। एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ कोई एक ऐसे ही अपने हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले लेते हैं AB के टर्म्स में। AB4 ले लिया। AB4 का मतलब क्या है, ए का में ये सेंट्रल एटम होगा B4 मतलब 1 2 3 4, तो B। अब देखो ये दोनों के बीच में एंगल कितने का है, एक ये और एक ये दोनों के बीच में, दोनों एलिमेंट के बीच में, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, तो देख के पता चल रहा है परपेंडिकुलर है, क्या है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, राइट। कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा ना मैंने, तो ये 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एंगल मैक्सिमाइज नहीं है, इससे अच्छा और एक तरीका हो सकता है इसको अरेंज होने का। तो देखो यहाँ पे एंगल उतना अच्छा मैक्सिमाइज नहीं है, तो मतलब यहाँ पे रिपल्सन अभी है, अभी ज़्यादा रिपल्सन है। तो यहाँ अगर रिपल्सन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, तो स्टेबिलिटी और इसको बढ़ाना है। तो जो ये AB4 है वो इस तरीके से अरेंज नहीं हुए रहेगा, ये इस तरीके से अरेंज नहीं रहेगा। ये किस तरीके से अरेंज रहेगा, इस तरीके से मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। किस तरीके से, ये रहेगा बीच में, ये टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में अरेंज हुआ रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो एंगल होगा वो कुछ और ही रहेगा, कुछ अलग डिग्री का रहेगा। कि कितना रहता है टेट्राहेड्रल केस में, जो एंगल रहता है इन सब के बीच में, जो ये एंगल रहता है कितना था 109.5 डिग्री, ये दोनों के बीच में यानी बॉन्ड एंगल रहता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन है वो कम लगेगा, क्योंकि जो एंगल है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल इज मोर, रिपल्सन इज लेस। एंगल इज मोर सो रिपल्सन इज लेस, सो रिपल्सन इज लेस। रिपल्सन यहाँ पे कम लगेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, इससे कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एंगल ज़्यादा ही है ना, आपको दिख ही रहा है, यहाँ 90 डिग्री था तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा लग रहा था, और दोनों के बीच में एंगल बढ़ गया 109 समथिंग कुछ हो गया, तो यहाँ पे एंगल बढ़ गया, इसका मतलब रिपल्सन कम हो गया। तो सब जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं वो सोचते हैं कि इस तरीके 3D में अरेंज हुए हूँ, मतलब इस तरीके से मैं 3D में अरेंज हो जाऊँ कि हम दोनों के बीच में रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। अगर रिपल्सन मिनिमाइज हो गया तो वहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया था जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है, शेयर्ड नहीं होता, वो सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट होता है, तो वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, वो ज़्यादा मूवमेंट शो करता है। लेकिन जो बॉन्ड पेयर होता है वो दूसरे के साथ अटैचमेंट बना रहता है, मतलब दूसरे के साथ वो जॉइंट हुए रहता है, इसलिए वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं ये, दी लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, दी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, आर प्रेजेंट ऑन, यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, ऑन सेंट्रल एटम एंड नॉट शेयर्ड। ये तो अभी पता ही है आपको, ये सेंट्रल एटम प्रेजेंट रहता है और ये शेयर्ड नहीं हुआ होता है। वेयर एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, ये शेयर्ड हुआ रहता है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन ये सब लिखा क्यों रहा हूँ, ये पॉइंट बताने के लिए आपको
कि जो लोन पेयर रहेगा इसमें, अब देखो लोन पेयर क्या है, सिर्फ सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है, अटैचमेंट नहीं दिखा रहा है जो, लेकिन बॉन्ड पेयर वो अटैच है किसी के साथ। तो मैंने अभी बताया ना, जो अटैच नहीं है वो तो कहीं भी मूव कर सकता है। आप भी अगर किसी चीज़ से बंधे नहीं हो तो आप भी कहीं मूव कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी चीज़ से अटैच हो तो आप रैंडम डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो लोन पेयर है वो मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करने का सोचेगा। लोन पेयर ऐसा लिख सकते हैं हम, लोन पेयर विल ट्राई टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अलग करता हूँ इसको, यहाँ पे जगह नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जो लोन पेयर है वो ट्राई करेगा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए। तो अब जो यहाँ पे रिपल्सन का ऑर्डर निकल के आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे, इसके बाद बॉन्ड पेयर पे, यानी लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सन शो करेंगे और सबसे कम रिपल्सन कौन शो करेगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसको मैं इरेज करके और रिपल्सन का ऑर्डर भी लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, लोन रिपल्सन ऑर्डर तो रिपल्सन ऑर्डर में याद रखना आप, जो लोन पेयर जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। फिर उसके बाद मतलब कम सबसे कम रहेगा किसमें, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ पे रिपल्सन ऑर्डर इस तरीके से चलता है, लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सन शो करेंगे, बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्सन शो करेंगे। ऐसा हो क्यों रहा है कि जो अगर फ्री होगा वो सबसे ज़्यादा मोशन शो कर सकता है, जो फ्री नहीं होगा वो तो कम ही मोशन शो करेगा। तो लोन पेयर फ्री रहता है, सेंट्रल एटम पे किसी से बंधा नहीं रहता है, तो जहाँ मोशन चाहे तो कर सकता है। बॉन्ड पेयर क्या होता है, दो एटम के बीच में रहता है, या फिर इस तरीके से मूव कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब देखो इस रिपल्सन के कारण जो मॉलिक्यूल का शेप है वो चेंज होगा। मैंने आपको बताया था ना कि ड्यू टू दिस रिपल्सन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस। तो यहाँ पे मैं यही लिखता हूँ, ड्यू टू दिस रिपल्सन, इसी रिपल्सन के कारण तो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगा। रिपल्सन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस। यही सब रिपल्सन के कारण जो मॉलिक्यूल का शेप होगा क्या होगा, चेंज होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करता है लोन पेयर पे, क्योंकि लोन पेयर के कारण तो ऐसा हो रहा है। रिपल्सन किसके कारण हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके कारण हो रहा है, लोन पेयर के कारण। तो लोन पेयर के कारण क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन के कारण क्या हो रहा है, शेप हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं हम, सो वी कैन से शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, लोन पेयर। दैट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन लोन पेयर, डिपेंड्स ऑन लोन पेयर पे क्या करता है, डिपेंड करता है शेप ऑफ दी मॉलिक्यूल। तो अगर आपसे पूछे कि किसी मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो आप बोलना लोन पेयर के कारण। मैक्सिमम टाइम लोन पेयर के कारण ही ये जो शेप है वो चेंज होता है। कभी बेंट शेप आएगा, कभी सीसो शेप आएगा, अभी शेप हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो अभी आपको क्या पता करना है, मतलब
याद क्या रखना है, रिपल्सन का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। अब इसी रिपल्सन का शेप चेंज होगा, शेप अगर चेंज हुआ तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब लोन पेयर के कारण हो रहा है। अब देखो, अभी तो हमने ये बात कर लिया लोन पेयर प्रेजेंट होने का। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ रिपल्सन नहीं होगा। अगर रिपल्सन ही नहीं होगा तो वहाँ पे शेप चेंज नहीं होगा। अगर शेप चेंज नहीं हुआ तो जो ज्योमेट्री है वही शेप कहलाएगा। तो मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, इफ लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट किसके ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर। सब बात यहाँ सेंट्रल एटम के ऊपर चल रहा है। प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हुआ देन ऐसा बोल सकते हैं जो ज्योमेट्री होगा, देन जियोमेट्री किसके इक्वल हो जाएगा, शेप के इक्वल हो जाएगा। ज्योमेट्री बराबर शेप, क्योंकि वहाँ पे कोई रिपल्सन तो होगा ही नहीं। अगर रिपल्सन ही नहीं है तो शेप चेंज नहीं होगा। अगर शेप नहीं चेंज होगा तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप कहलाएगा। तो ये बहुत काम का पॉइंट है। क्या, इफ लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम देन ज्योमेट्री बराबर शेप। अगर लोन पेयर प्रेजेंट ना हो तो ज्योमेट्री शेप के इक्वल हो जाएगा। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, एग्जांपल्स लेते हैं किस तरीके से शेप हम निकाल सकते हैं। तो अभी एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो एग्जांपल्स यही VSEPR थ्योरी के ऊपर, मतलब वही शेप निकालेंगे VSEPR थियरी। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ, दो एग्जांपल एक ही बार में देखेंगे, एक इधर एक इधर। तो आप देखो एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल लेता हूँ किसका, BF3 का। तो BF3 का अब इसमें अपने क्या करना है, फाइंड जियोमेट्री एंड शेप दोनों निकालते ताकि दोनों का प्रैक्टिस हो जाए। ज्योमेट्री एंड शेप, तो इसका ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, आप कैसे निकालेंगे हम, अब उसको समझते हैं। तो पहले क्या कहते हैं, अपने को ज्योमेट्री निकालना है। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए हम क्या करते थे, स्टेरिक नंबर निकालते थे। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल लोन पेयर। तो बी बोरॉन क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो वैलेंस सेल में कितने होते हैं इसके, 3। तो जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही बॉन्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू VBT। तो 2,3 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लास्ट में इसके आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3। और फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ 3 फ्लोरीन है, मतलब यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और कोई भी लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर बोल सकते हैं। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बोलो। स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उस टाइम ज्योमेट्री क्या निकल के आता था। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ये तो निकालना आसान है। sp2 के लिए ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, यही था ना, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। आई होप आपको ज्योमेट्री निकालना तो आता ही होगा, ये सब तो प्रीवियस लेक्चर का सब कॉन्सेप्ट है। तो ज्योमेट्री हो गया। अब इसके बाद मेन क्या अपना निकालना, फोकस शेप है। तो अब शेप कैसे निकालेंगे, अब देखो मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था ना कि जब 0 लोन पेयर होता है तो वहाँ पे जो ज्योमेट्री होता है वही शेप कहलाता है। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर है, 0। यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं, इसका मतलब जो अपना ज्योमेट्री होगा वही अपना शेप भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हम स्टेटमेंट करके लिख सकते हैं, सिंस देयर इज नो एनी लोन पेयर, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब देयरफॉर जो शेप होगा, शेप विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल
प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल करा दिया जिसमें ज्योमेट्री बराबर शेप है। तो ये अगर आपसे किसी ने पूछा कि BF3 का ज्योमेट्री क्या है, तो आप तो ये बता ही सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल के ट्रायगोनल प्लेनर। और यहाँ पे अगर किसी ने पूछा शेप क्या है, तो आप देखना वहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो जो ज्योमेट्री है वही अपना शेप कहलाएगा, यानी ये भी हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। तो अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा इससे अलग एग्जाम्पल लेता हूँ मैं SO2 का। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ मैं SO2 का। अब SO2 में सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ फाइंड ज्योमेट्री एंड शेप, फाइंड जियोमेट्री एंड शेप। तो ये अपने को निकालना है, राइट। तो देखो SO2 में क्या है, सेंट्रल एटम कौन है S, सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है 6, और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यानी इसके पास 6 की कैपेसिटी है। ये यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गया है, तो 4 बॉन्ड बना, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाता है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 ये पाई बॉन्ड हटा, 2 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे 2 लोन पेयर है। ऐसा ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ स्टेरिक नंबर। आई होप जो मैंने आपको बोला वो समझा होगा। स्टेरिक नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पे, 2 सिग्मा बॉन्ड। नहीं, अगर आपको नहीं समझा तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लेना, किससे, LDS से। 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस कितने लोन पेयर रहेंगे यहाँ पे, 4 खर्च हो गए, 2 मतलब 1 लोन पेयर रहेगा यहाँ पे, 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर है 3, अगर स्टेरिक नंबर 3, तो देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन किसके इक्वल आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, sp2 वही वाला भी हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन लेना देना नहीं है, अपने को क्या चाहिए, ज्योमेट्री निकालना है। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बोलो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री यहाँ पे क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ज्योमेट्री क्या निकल के आ गया, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो ये सब तो पहले से हमको आता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है, अब यहाँ पे गेम बदल गया, अब यहाँ पे कुछ नया आया, एक लोन पेयर है, इसका मतलब यहाँ पे शेप तो कुछ अलग होगा, लोन पेयर के कारण रिपल्सन बढ़ेगा, मतलब शेप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। तो बीच में रखो S को, सेंट्रल एटम है ना, तो बीच में रखे आप किसको, S को। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो SO2 ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4, सल्फर के पास 6 रहता है, तो 2 यहाँ पे रहेंगे इस तरीके से। ये क्या है, लोन पेयर। तो मैंने आपको पता लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड S लविंग होते हैं, तो ये इक्विटोरियल पोजीशन पे आते हैं, इसलिए ये इक्विटोरियल पोजीशन पे है। अब देखो यहाँ पे ये बच गया, ये लोन पेयर इस तरीके से। अब देखो जो ये लोन पेयर है वो क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके कारण यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ थीटा 120 डिग्री से कम रहेगा। यहाँ पे एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से रिपल्सन आएगा, ऐसा समझो ना, ऊपर से रिपल्सन आएगा तो नीचे तो कम होगा ही ना, ऊपर से यहाँ से धक्का आ रहा है तो नीचे तो कम होगा, तो यहाँ पे एंगल कम हो जाएगा। अगर एंगल कम हो गया तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग तरीके से दिखेगा, तो यहाँ पे शेप बदल जाएगा। तो शेप कैसा हो जाएगा, यहाँ पे वी शेप का या फिर बेंट शेप का इसको बोलेंगे हम। तो यहाँ पे मैं शेप लिख सकता हूँ। अब शेप आपको ऐसे ही ऑब्जर्व करके निकालना होगा। शेप क्या हो जाएगा, बेंट बोलो, बेंट है ना, जैसे कोई चीज़ ऐसे बेंट हो जाती है वैसा ही कुछ दिख रहा है ना आपको, बेंट। या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसको वी शेप का है। तो शेप कुछ इस तरीके से आया, बेंट। तो आई होप आपको शेप निकालना भी आ गया होगा। अब मैं एक तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा इससे अलग वाला, तो इसके बाद लेक्चर अपना ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये शेप निकालना आ गया होगा। तो BF3 का ज्योमेट्री शेप की इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 लोन पेयर था। ज्योमेट्री का ट्रायगोनल प्लेनर, शेप हो गया ट्रायगोनल प्लेनर, बिकॉज देर हियर 0 लोन पेयर इज प्रेजेंट, राइट। इट इज़ अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, यू मस्ट नो what it is. And after I take the example of SO2, where SO2 has a geometry trigonal planar and the shape has bent.
इट मीन्स इट हैज़ वन लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर है। डेट्स वाई हियर रिपल्सन क्रिएटेड फ्रॉम अपर साइड। अपर साइड से क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन का नीचे क्या होगा, एंगल लेस हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस लेस एंगल द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस। तो शेप यहाँ पे अपने को ऑब्जर्व होगा बेंट जैसा, बेंट से कैसे कोई चीज़ टूट जाता है तो उसका शेप वैसा ही कुछ दिखता है ना। तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा, ऐसा लगेगा कुछ सीधा रोड था वो क्या होगा, टेढ़ा हो गया, मतलब कुछ ऐसा हो गया, ये ऐसा। तो ये क्या है, वी है, क्या है, वी है, तो इसलिए वी शेप लिखा और बेंट लिखा। तो आई होप आपको SO2 और ये BF3 का एग्जांपल समझा होगा। अब मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ थोड़ा इससे अलग। अब लेता हूँ मैं SF4 का एग्जांपल है, वो थोड़ा सा अलग है। तो इसके बाद लेक्चर अपना एंड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझा होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे SF4 का। तो SF4 में यहाँ पे मैं ज्योमेट्री और शेप दोनों निकालूंगा। फाइंड ज्योमेट्री एंड शेप। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो आप चाहो तो ये अभी वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, वरना यहाँ पे देखो। तो फाइंड ज्योमेट्री एंड शेप। तो यहाँ पे ज्योमेट्री निकालने के लिए अपने क्या करना होगा, हाइब्रिडाइजेशन पता करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए पहले तो स्टेरिक नंबर अपने को निकालना होगा। तो स्टेरिक नंबर किसके इक्वल होता है, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो सल्फर यहाँ पे 6 बॉन्ड बनाता है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 बन चुका है तो 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, डेट्स वाई यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा। 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ और 4 खर्च हो गया, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे मतलब एक लोन पेयर बचा, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। यही हो रहा है ना यहाँ पे, 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, कुछ ऐसा, राइट। तो 4 1 5, तो स्टेक नंबर 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, स्टेक नंबर 5। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d1, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d1। तो जो ये sp3d1 है, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया, ये क्या होता है, हाईली अनसिमेट्रिकल होता है, हाईली अनसिमेट्रिकल। अब इसके कारण कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मेट्रिकल, ये तो अपना हाईली अनसिमेट्रिकल होता है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d1, sp3d1 मतलब 3 2 5 5 है, मतलब इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, एक ट्रायंगल के ऊपर 2 पिरामिड, यही होता है ना sp3d1 का ज्योमेट्री। ये सब तो मैंने आपको लिखा था लास्ट लेक्चर में। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल मतलब एक ट्रायंगल के ऊपर 2 पिरामिड। ज्योमेट्री निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे शेप निकालना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब शेप कैसे निकालेंगे, ये सब तो आपको पहले से आता है। देखो यहाँ पे शेप ज्योमेट्री के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। अगर लोन पेयर नहीं होता तो मैं बोलता कि ज्योमेट्री बराबर शेप, लेकिन यहाँ लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर के कारण यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा अपने से। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, तो 4 फ्लोरीन है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। पहले तो यहाँ पे 1 2 3 4 SF4 के लिए हो गया, और ये 2। तो यहाँ पे देखो एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ। अब यहाँ आप क्वेश्चन बोलोगे कि फ्लोरीन यहाँ पे, यहाँ ये 2 ये एक्सियल पोजीशन पे क्यों आया, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड हमेशा कहाँ पे आते हैं, इधर आते हैं, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे जो भी लोन पेयर है, एक लोन पेयर है ना, तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। तो अब ये स्ट्रक्चर देख के कुछ पता चल रहा होगा, जो यहाँ पे शेप है वो आपको पता चल ही गया होगा, शेप किसके इक्वल है। अब ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। आप शीशो जानते हो, शीशो कैसा रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है ना शीशो, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर एक इस तरीके से। यहाँ मान लो कोई इंसान बैठा है, कि इंसान बैठा है,
तो ये कैसा शेप है, सीसो का शेप है। अगर आप इसको घुमा के देखोगे, ये तो क्या है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल पे अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो जो इसका शेप है वो कैसा है, सीसो शेप, सीसो, सी सो इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल बताया। तो इसमें ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, बट शेप इज सीसो। तो SF4 का ज्योमेट्री है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल और शेप क्या है, सीसो है। वैसे शेप चेंज होता रहता है, कभी टी शेप का होगा, सब टेक्स्ट बुक में आपको एग्जांपल आप चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल बता दिया, आप चाहो तो अपने सॉल्व कर सकते हो। तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे बॉन्ड एंगल, डायपोल मूवमेंट, ये सब जो लास्ट का टॉपिक है वो सब देखेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT के ऊपर। तो इसके बाद अपना ये केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, वो खत्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने देखा था सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फिर डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। उसके बाद हमने क्या देखा, ये सब हमने देखा कि VSE पर थियरी क्या होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी व्हाट इज, और क्या होता है, कैसे आया, क्यों आया, वो सब हमने देखा। फिर इसके बाद 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कराया। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको सब समझा होगा, नहीं भी समझा तो समझ ही जाएगा बाद में देखोगे तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए बाय।